इधर देखिए सब, है ना। देखिए यहाँ पर हेरेडिटरी के बारे में समझना है वो सबसे पहले। एक्चुअली हेरेडिटरी कैरेक्टर के बारे में समझने के पहले समझ लीजिए हेरेडिटी क्या होता है ना। हेरेडिटी और जेनेटिक्स दोनों में अंतर भी याद रखना। जेनेटिक्स मीन्स होता है आनुवंशिकी होता है। जेनेटिक्स मीन्स क्या होता है, आनुवंशिकी होता है। लेकिन अगर बात करें हेरेडिटी मीन्स क्या होता है, तो हेरेडिटी मीन्स होता है आनुवंशिकता होता है ना। हेरेडिटी मीन्स होता है आनुवंशिकता होता है, लेकिन जेनेटिक्स मीन्स क्या होता है, आनुवंशिकी होता है ना। दोनों में अंतर भी है, दोनों में एक मेजर सा डिफरेंस है। कोई बताएगा अंतर क्या है, वो डिफरेंस क्या है? हाँ बताइए, किसी को कुछ आइडिया हो? देखो ये चीज जो है ना, ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है, बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें हम हेरेडिटरी कैरेक्टर्स का अध्ययन करते हैं, जिसमें आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक समानता या आनुवंशिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। ये इसके पहले तो करवाया गया कि आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम अब ये चीज याद रख लो, जिसमें हम आनुवंशिक लक्षणों, ठीक, आनुवंशिक समानताओं व असमानताओं आदि का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिक लक्षणों, आनुवंशिक और उनके बीच जो समानताएं असमानताएं होती हैं, विभिन्नताएं, इन सब का अध्ययन। लेकिन इसकी बात करें ना, तो जैसे अभी आपने देखा आनुवंशिक लक्षण, तो इसी को आनुवंशिकता कहते हैं। नहीं, ना, अभी पहले सुनो। आनुवंशिक लक्षण एक्चुअली वो लक्षण होता है जो कि माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ना। तो देखो ऐसे लक्षण जो कि वंशानुगत होते रहते हैं, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी संततियों में चलते रहते हैं, उनसे कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। और आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को ही हेरेडिटी कहते हैं। एक्चुअली सही बताएं तो इसके पहले वाले क्लास में इसकी भी डिफिनेशन मैंने करवाया है। हाँ सर, करवाया। हमने वहां पर लिखवाया भी था, चाहे आनुवंशिकता लिखा रहे और चाहे वंशागति लिखा रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। वंशागत अलग होता है इससे। वंशागत अलग होता है, इसमें स्थानांतरित होती है, उसमें स्थानांतरण होते हैं। ये चीज आपका, तो ये दोनों सब देख, अक्सर क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनसे पूछ लो वंशागत क्या है, तो वो तो बता देंगे कि आनुवंशिक लक्षणों के वंशागत अर्थात वंश के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी चलने की प्रक्रिया को वंशागत कहते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछ लिया जाए कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, तब वो ब्लास्ट, मतलब आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिकता वही चीज। आनुवंशिकता का मतलब क्या हुआ, आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, चाहे वंशागति बोलो चाहे आनुवंशिकता बोलो, लेकिन आनुवंशिकी अलग है ना। ये पूरी की पूरी एक ब्रांच है, लेकिन ये ब्रांच नहीं, ये एक प्रक्रिया है। तो इसको सर वंशागत नहीं कह सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। अभी हमने क्या कहा, ये जेनेटिक्स है। ये पूरी की पूरी, जैसे आपका माइक्रोबायोलॉजी होता है, साइटोलॉजी होता है, माइकोलॉजी होता है, फाइटोलॉजी होता है ना, वैसे ये पूरी की पूरी एक ब्रांच है। बट ये एक प्रोसेस है, ये एक टॉपिक है, ये एक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है, जिसमें आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहने की प्रक्रिया है। लेकिन ये बायोलॉजी की एक ब्रांच ही है जिसमें आनुवंशिक लक्षणों, समानताओं, असमानताओं, जीन, गुणसूत्र, उनके बीच का संबंध, डीएनए, आरएनए, ये जितनी सारी चीजें होती हैं, ये पूरी की पूरी ब्रांच है। और हम लोग कौन सी ब्रांच, बायोलॉजी की, पहले हम लोगों ने बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ा, क्लियर है। फिर अब दूसरा जो इंटर का सिलेबस है वो पूरा जेनेटिक्स है, वहां लिखा है जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट, आनुवंशिकी और विकास, पूरा का पूरा एक ब्रांच है। ब्रांच का मतलब 6-7 चैप्टर है, ऑलमोस्ट 4-5 चैप्टर तो है, इससे कम।
क्लियर है? अभी आगे चलेंगे तो वहाँ माइक्रोबायोलॉजी वाला एक सेक्शन मिलेगा जिसमें हम लोग को पढ़ना होगा सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कवक लाभदायक कौन है, कौन हानिकारक है, बैक्टीरिया क्या है, विषाणु क्या है, जीवाणु क्या है, ये सारी चीजें वहाँ मिलेंगी। क्लियर है? आपने 11th में देखा था साइटोलॉजी पूरा सेक्शन जिसमें कोशिका क्या है, कोशिका का अध्ययन कैसे होते हैं, कोशिका के बेस पर क्या होता है, सबसे पहले कोशिका की खोज, कोशिका सिद्धांत है ना, फिर कोशिका से ऊतक, फिर ऊतक सिद्धांत क्या क्या कैसे हो, वहाँ पूरी की पूरी ब्रांच है। तो अभी दोनों में पहला नंबर तो कंफ्यूज मत रहे। क्लियर है? तो कंफ्यूज तो नहीं रहोगे, बोलिए। हाँ चलिए बताइए, वंशागत किसे कहते हैं? हाँ सानिया मिर्जा बताइए, वंशागत किसे कहते हैं? ट्राई करो यार। वंशागत ऐसे लक्षण जो वंशागत होते, खत्म और आसान कर दिया। वंशागत होने नहीं, आनुवंशिक लक्षणों के वंशागत होने की प्रक्रिया को, होने की प्रक्रिया, ये चीज होता है। आनुवंशिक लक्षणों की वंशागत होने की प्रक्रिया को वंशागत कहते हैं। चलिए बताइए वंशागत किसे कहते हैं? ये क्लियर है? वंशागत आनुवंशिक लक्षणों का वंशागत होने की प्रक्रिया। इतना चार्ज करने के बाद जय श्री राम, हनुमान की शक्ति याद आई। ठीक है, ये चीज ऐसे करो, हमेशा याद आए। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कुछ भी बताने का ट्राई करो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे देखो ध्यान देना, हमने इसके पहले बताया था जो जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स के जो फादर हैं ये कौन है? जेनेटिक्स के फादर कौन है? कौन है? चुल्लू भर पानी में एक दो करना मत, हाथ उठो। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो इनके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। इनकी थोड़ी सी कहानी है, इस चीज को समझिएगा सब। देखो जो मेंडल थे, ध्यान समझो इधर, मेंडल जो थे इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। मेंडल का जो जन्म हुआ था, थोड़ी सी कहानी समझना, इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया एक देश है जैसे इंडिया देश है, तो इनका जन्म हुआ था पहला नंबर तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, और ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था, है ना, और 22 जुलाई 1822 में हुआ था। अब यहाँ ध्यान समझना यहाँ से, और ये जैसे सब लोग नॉर्मल शिक्षा लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा लिए, और उसके बाद में ये सिलिसिया में चले गए। अरे सॉरी, सिलिसिया इनके गांव का नाम था। क्लियर है? अपने सिलिसिया गांव में माध्यमिक शिक्षा, मतलब वही पूर्व माध्यमिक शिक्षा समझते हो ना, प्राइमरी वाला, वो लिए, और इसके बाद में ये ब्रून शहर में, मतलब ये सिटी में चले गए, और वहां पर ये पादरी बन गए। अब सोचो, चर्च के पादरी, अगर चर्च का पादरी भाई बाप बन सकता है, वो बाप नहीं, वो बाप तो सब बनते हैं। ठीक है, किसका फादर, जेनेटिक्स का जनक, है ना, इतनी बड़ी चीज दे, तो चर्च का पादरी ये बन गया। और जब चर्च का पादरी बन गया था, तो वहीं पर इन्होंने लिया था पाइसम सैटाइवम मटर लिया था। यहाँ क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा लिया था? हाँ, मटर का, और मटर में भी उस मटर का नाम क्या था? पाइसम सैटाइवम। इसको कहते हैं फील्ड पी कहते हैं, इसको कहते हैं फील्ड पी कहते हैं, पाइसम सैटाइवम इन्होंने लिया था। अब पाइसम सैटाइवम का इन्होंने अध्ययन किया, है ना, उस पर क्रॉस करवाया, मतलब सारी, अब पादरी में नियुक्त हो गया, पैसे का सोर्स इसके पास हो गया, मतलब एक फिक्स सोर्स हो गया। जैसे अभी हम लोग का फिक्स सोर्स नहीं है, लेकिन ये चर्च के पादरी फादर हुए, है ना, और पैसे का सोर्स हो गया, अपना पैसा। ठीक, पाइसम सैटाइवम का पौधा लिया, उस पर हाइब्रिडाइजेशन वाली प्रक्रिया करता रहा। अरे इसके पहले नॉलेज हुआ है, ऐसे पादरी कोई नहीं बनता है ना, क्लियर है? तो इन्होंने इसके वंशागत का अध्ययन किया, और जब वंशागत का अध्ययन किया तो इनको 7 प्रकार के
विपरीत, मटर के पौधे। हाँ 7 प्रकार के विपरीत लक्षण इन्होंने देखा। 7 प्रकार के विपरीत लक्षण देखा था, लेकिन वो लक्षण 2 रूप में थे, एक तो प्रभावी रूप में और एक जो था वो क्या था, अप्रभावी। 2 फॉर्म में था, एक प्रभावी लक्षण के रूप में और एक किस लक्षण के रूप में, अप्रभावी लक्षण के रूप में था। क्लियर है? अच्छा 7 विपरीत, अब वो 7 विपरीत प्रकार के लक्षण कौन थे? कितने कितने प्रभावी? वो था जैसे एक तो आकृति के बेस पर, आकृति यानी कि बीज की आकार है ना, आकृति से इन्होंने देखा कि जो प्रभावी लक्षण में गोल हुआ, लेकिन अप्रभावी लक्षण में क्या हुआ, बीज हुआ झुर्रीदार, मतलब झुर्रीदार नहीं। अप्रभावी लक्षण तो बताए ना क्या होता है, जो अपने आप को ना प्रकट कर पाए। क्लियर है? तो प्रभावी लक्षण में इन्होंने देखा कि बीज की आकृति गोल है, रंग में इन्होंने देखा कि पीला पाया और हरा को पाया अप्रभावी। ये चीज याद करना होगा, इंटर के बुक में भी है, परेशान ना हो। मतलब पीले को प्रभावी पाया। हाँ क्लियर है? अप्रभावी। हाँ बीज के रंग में जब इन्होंने अध्ययन किया था तो पीला प्रभावी के रूप में और हरा अप्रभावी के रूप में, और पुष्प के रंग में लाल पुष्प, इसीलिए हम लोग हमेशा लाल पुष्प की बात करते हैं। पहले कौन किसको लेते हैं, कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर। लाल पुष्प श्वेत पुष्प से प्रभावी लक्षण कौन आता था, कैपिटल आर स्मॉल आर, शंकर लाल पुष्प। तो इन्होंने मेंडल साहब ने रंग में लाल प्रभावी के रूप में और सफेद अप्रभावी के रूप में, फिर आकृति फली की आकृति, फली की बीज की नहीं, फली की आकृति जो है प्रभावी में फूली हुई। आज भी देखो मटर की फली कैसे होती है, फूली हुई रहती है कि पिचकी हुई रहती है? हाँ कुछ रहती है ना, एक तो वैसे भी पिचकी रहती है। क्लियर है? तो ठीक है, तो प्रभावी फूली हुई और अप्रभावी में पिचकी हुई, और जो पिचकी हुई रहती है उसमें देखिए उनकी फली भी नहीं बनती, बीज भी नहीं बनता, या बनता भी तो एकदम ना के बराबर बेकार टाइप, उसे कुछ होने वाला है नहीं। और फिर इन्होंने फली के रंग में देखा हरा, फली के रंग में प्रभावी लक्षण में हरा और अप्रभावी में पीला। हाँ हम बात कर रहे हैं फली के रंग में, बीज की बात नहीं कर रहे, बीज में पीला था। फली के रंग में आज भी बीज पीला ही होता है, बीज का रंग पीला ही होता है। हाँ कि हरा होता है, जो पक जाता है पीला ही तो होता है। ठीक, और पुष्प की स्थिति में उन्होंने देखा कि कच्चा प्रभावी में कच्चा का मतलब समझ रहे हो, कच्चा जैसे ऐसे समझ लो, जैसे निकलते हैं ऐसे हो जाए, ऐसे मतलब ऐसे निकलते हैं ना, जैसे पौधा जैसे तना रहता है उसके सुन लो भाई। जैसे समझ लो मैं मटर, हाँ मटर एकदम पाइसन से टाइप, ये हाथ ये कच्च है और यहाँ एक दो हाथ निकल गया ब्रह्मा जी, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ से मतलब कच्छ से निकलते, क्लियर है? अग्रस्त नहीं, हमने बात किसका किया, कच्छस्थ, यानी कि पुष्प की स्थिति जो है प्रभावी में कच्छस्थ है, लेकिन अग्रस्त में, अरे सॉरी अप्रभावी में अग्रस्त। अब देखिए कि पुष्प कहाँ निकलता है, जैसे ये है हाथ निकला यहाँ से छोटा, ये यहाँ पुष्प, ये यहाँ पुष्प, और अग्रस्त ऐसा होता है कि हाँ सिर पुष्प में बदल गया कुछ दिन के बाद लोग गले काट के ले जा रहे, तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो ये अप्रभावी में था। पौधे की लंबाई में लंबा, है ना, और बौना किसका, लेकिन हाइब्रिड आज कैसी आती है बौना, वो बौना ठीक है, लेकिन वो हाइब्रिडाइजेशन, इन्होंने भी हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन जो हाइब्रिड आती है आजकल तो जानते हो वैज्ञानिक कितना आगे हो गया है, कहीं ना कहीं उसी पर शोध कार्य अभी भी इन सब पर चल रहा है, लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम ये सब किया, 7 प्रकार के लक्षण किया था। और सुन अभी तो इन्होंने दिया, यानी कि उनकी थोड़ी कहानी समझना ध्यान से, अभी मैं सुनूंगा। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जेनेटिक्स के फादर हैं, ये पहले तो ऑस्ट्रिया में जन्मे थे, है ना, हमारे तुम्हारी तरह ये भी पढ़ाई लिखाई किए, बाद में ये ब्रून शहर में क्या हो गए थे, फादर हो गए थे, बाद में ये एक शहर में, अपने शहर में फादर हो गए थे, चर्च के पादरी नियुक्त हो गए थे, और उसी समय इन्होंने क्या किया था, पाइसम सैटाइवम फील्ड पी पर अनेक प्रकार के संकरण यानी कि अपना प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद में इन्होंने 8 साल के बाद, देखो इस बीच 8 साल, भाई पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, पेशेंस।
आप लोग के अंदर पेशेंस है, 1 महीना पूरा हो गया लेकिन अभी आपका चैप्टर कितना चल रहा है, 7वां चल रहा है। पेशेंस है तब, पेशेंस नहीं होता है ना, अभी देखना आनुवंशिकी वाला बहुत एक चैप्टर काफी लंबा सा समझ लीजिए, पेशेंस रखना होगा तब बढ़िया सा आ जाएगा। 8 साल के बाद इन्होंने 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया, 8 साल के बाद, है ना। और जब इन्होंने अध्ययन किया, एक्चुअली 1857 में इन्होंने अध्ययन किया था ये चीज, ये जो 7 विपर्यासी लक्षण हैं 1857 में अध्ययन किया था, ठीक है। और सीधा सीधा आप कह सकते हैं ये सब हटाओ, इन्होंने कुल मिलाकर ये लिया, और जब इसको लिया तो अभी देखो ये इस बंदे का दिमाग कितना तेज है, देखो यहाँ सीखो क्या मिलता है। इन्होंने क्या किया, जो भी अपना सिद्धांत, जो भी इनको निष्कर्ष सिद्धांत मिला, उन सबको नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नाम की पुस्तक में लिख दिया। किसमें? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नाम की पुस्तक में लिख दिया। इसलिए कहता हूँ डायरी वायरी बना, क्रिएटिव बन, अब जी हमारा को जाओ कुछ तो रहे, लेकिन ये बंदा करा है ना, तो थोड़ा ये चीज। अब बताओ ये लोग देखो यार, एक पूरी की पूरी पुस्तक लिख दी कि हमने देखो ये सिद्धांत, ये सारी चीजें। अभी देखो पुस्तक लिखने का फायदा क्या है, अब ध्यान से समझना, ये फादर कैसे हो। तो यहाँ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन्होंने पुस्तक लिखा और इसको पूरे वैज्ञानिकों के सभा में भी रखा कि आप देखो, चेक करो, क्या सही है ना। मैंने 8 साल के कठिन परिश्रम के बाद में ये चीज, निष्कर्ष सिद्धांत, हर चीज निकाला है। लेकिन अभी सुन, उस समय इनके कार्यों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। भाई इतनी अच्छी बात ये लिखे, एक भरी सभा में रखे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे आप लोग, मैं कहता ठीक, जब हम झेलेंगे तब हम सीखें, इसके पहले हम नहीं सीखे, ठीक है। तो इन्होंने अब ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ, इनका 1884 में मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन अभी इनके काम को फोकस में कुछ नहीं आया, समझ लो सब दब गया, है ना। किसी ने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने रखा, बोला कि एक रिक्वेस्ट किया कि आप लोग एटलीस्ट देखो तो सही क्या चीज है, लेकिन किसी ने इनके काम पर ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ, 1900 में, कितने साल बाद, 16 साल बाद, है ना। 1900 में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक था ह्यूगो डी ब्रीज और कार्ल मार्क्स, हॉलैंड के। अब देखो 1900 में हॉलैंड के वैज्ञानिक का नाम था ह्यूगो डी ब्रीज और जर्मन का था कार्ल मार्क्स, ये जर्मन का था। अभी देखो ध्यान से, कितनी मतलब, जर्मन के कार्ल मार्क्स, हॉलैंड देश है ह्यूगो डी ब्रीज, और एक और है ऑस्ट्रिया, मतलब इनके शहर की, ऑस्ट्रिया के सैरमार्क, ऑस्ट्रिया के सैरमार्क। इन तीनों ने देखो, अब ये तीनों इनको महान बनाने का काम कर रहे हैं। आप कुछ काम करोगे तभी महान बनाने कोई काम करेगा, क्लियर है। तो ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल मार्क्स और सैरमार्क ने क्या किया, इनकी खोज के द्वारा इन्होंने जो नियम बनाया था, जो इस पुस्तक में लिखा था, इन सबको अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में इन्होंने मेंडल के नियमों की पुष्टि की कि हाँ देखो ये चीज सही है। इन्होंने क्या किया, मेंडल के नियमों की पुष्टि की, मतलब जांच की ना सर। हाँ जांच की, उसकी परख की, हर चीज का अध्ययन किया, उसको पुष्टि मतलब एक प्रकार से सही प्रूव किया, मतलब प्रैक्टिकली भी किए होंगे। हाँ प्रैक्टिकली भी किए, देखे कि क्या लिखा है क्या नहीं। और इन्होंने जब पुष्टि की तो अनेक प्रकार के ये भी निष्कर्ष निकाले, और उसी के आधार पर इन सबको नाम दे दिया, मतलब जो भी नियम की पुष्टि की थी, है ना, फाइनली कंक्लूजन में उन्होंने नाम दिया इसको मेंडल के नियम या मेंडलवाद या आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाए। मतलब उसको इन्होंने इन सबको किस जैसे नाम से जाना गया, फिर या क्या नाम दिया, मेंडल के नियमों के रूप में, मतलब इसको लाया गया। और इसीलिए आज इनको ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ये होती हिस्ट्री, एक सक्सेसफुल पर्सन। हाँ सोचो, मतलब यार कोई उम्मीद नहीं थी, बेचारा कितना जब सामने रखा होगा सारे लोग एकदम से, है ना। अभी यहाँ पर देखो, अभी क्या है, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी आगे जितने भी पढ़ाएंगे ना,
हर चीज में आप देखोगे कि सब में मेंडल के नियमों के अनुसार ये आगे चलकर कोई भी अगर कोई जीन संश्लेषण दे रहा है ना, या जो है जीन नियम कोई भी नियम प्रतिपादित कर रहा है आनुवंशिकी से संबंधित, सब लोग ये बात लगभग जरूर ऐड कर रहे हैं। और कौन सी बात ऐड कर रहे हैं कि ये चीज मेंडल के वंशागत के नियमों के अनुसार होती है। मेंडल के बस मेंडल साहब ने एक काम नहीं कर पाया, एक चीज जो नहीं दिया था, इसीलिए टी.एच. मॉर्गन साहब को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कह दिया था। और वो ये नहीं दे पाए थे कि जीन और प्रोटीन के बीच में संबंध नहीं दे पाए, जीन और प्रोटीन के बीच में संबंध नहीं दे पाए थे। यानी कि जीन संश्लेषण, जीन से रिलेटेड एक नियम प्रतिपादित किया था टी.एच. मॉर्गन ने, जीन। तो इसलिए टी.एच. मॉर्गन को कहीं आप देखिए गूगल वगैरह पर सर्च करोगे तो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक में किसको जाना जाता है? टी.एच. मॉर्गन को आप सर्च करके देख सकते हैं। तो वही ये जीन और प्रोटीन के बीच में संबंध इन्होंने नहीं बता पाया था। बाकी सारी चीजें आनुवंशिकी में जितनी भी सारी चीजें होती सब कुछ दिया था। और इतना चालाक है बंदा, सोचो यार, मटर का पौधा लिया, 7 वंश का अध्ययन किया, एक साल में कितनी बार होती है इसकी? 7, और लगातार ऐसे नहीं 8 साल अध्ययन किया। अभी देखो ना, 8 साल के बाद में एक किताब के रूप में लिखा, हरी सभा में रखा, लेकिन लोगों ने इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझा। फिर उसके बाद जैसे उसी फील्ड में अगर कोई रहेगा तो स्वाभाविक कहेगा यार चलो देखते हैं क्या उसने लिखा था। जैसे मूवीज में कभी-कभी दिखाया जाता है ना पुरानी बातों के बारे में। तो 1900 में ह्यूगो डी ब्रीच, कार्ल मार्क्स और सैर मॉक, इन्होंने मेंडल के नियमों की पुष्टि की और उसको नाम दिया, मेंडल के नियम के रूप में प्रतिपादित किया, है ना। और तभी से मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज आती है कि मेंडल के नियमों, क्योंकि बार-बार हमेशा तुम्हें एक ही चीज खाएगा इंटर में, जो कि नियम नहीं दिया है, वहां ऐसे लिख देगा मेंडल के वंशागत के नियमों के आधार पर। अब तुम कंफ्यूज, यार मेंडल के वंशागत के नियम क्या है? तो मेंडल के जो नियम थे ओवरऑल इन्होंने, इनका जो नियम कितने भाग में बटा था? बोलो, 3 भाग में था। प्रभाविता का नियम, कोई कह रहा है अप्रभाविता का। अरे भारत के निवासी नहीं, अप्रभाविता का नियम नहीं है। ठीक, प्रभाविता के नियम में अप्रभावी लक्षण को बता दिया गया है, ठीक है। पहला प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा है तुम्हारा पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम। चाहे बोलो पृथक्करण का नियम, चाहे बोलो युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा जो है वो है स्वतंत्र अपविभवन का नियम। हाई स्कूल में आप लोग तो पढ़े होंगे, क्योंकि हाई स्कूल में बच्चे 3 नियम जरूर पढ़ते थे। टीचर बोलते थे इन 3 में से एक आएगा पक्का है, और कुछ तो इतने अच्छे होते थे रट लेते भाई। ये यार मैं खुद रटा, है ना, नॉर्मल चीज होता है। हाई स्कूल में पाचन तंत्र आएगा, लड़के लोग इनको ये 3 चित्र आता था, पाचन तंत्र, दिल, और दिल नहीं आता था तो अपना वाला दिल बना लेते थे अपने हिसाब से, और एक ब्रेन। 2-3 फिक्स रहते थे ना, एक फंस जाएगा, वो फंस भी जाता था सही नॉर्मली। तो वहां पर 3 नियम था। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब विपर्यासी लक्षण वाले, है ना, विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो संतान होती है, या तो अगर उनके अंदर प्रभावी लक्षण आएगा, इसका मतलब वो लक्षणों को नहीं समझे। देखो, विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो जो F1 जनरेशन में जो संतति होती है ना, उन संतति में ध्यान देना, उन संतति में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उस लक्षण को प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं F1 पीढ़ी में वो अप्रभावी लक्षण, है ना। दूसरा पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तो इसमें यही चीज है। जब देखे होंगे आप, जब वहां पर F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन होता था तो वहां पृथक्करण होता था, युग्मक का पृथक्करण होता था। अरे याद आया कुछ? हाँ सर, युग्मक का पृथक्करण होता था। तो ये कह रहे हैं कि जब क्या होता है, जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के लिए मतलब एक दूसरे से पृथक होते हैं। कुल मिलाकर जीन क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं, और जब एक दूसरे
दूसरे से पृथक होते हैं तो जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है। जीन हमेशा पेयर में रहते हैं ना, एक ही पेयर पहुंचता है और इसलिए क्या होता है, इसी युग्म को, अरे यार नहीं समझ में आया, ऐसे समझ लो ये x x ये x y, लो बच्चा कैसे होगा, यहाँ x है, ये अरे सॉरी ये है पुरुष, ठीक है, ऑलरेडी इसके अंदर तो ये रहेगा, ये तो कहीं जाएगा नहीं। अगर यहाँ से x आ गए यहाँ तो लो x हो गया, लड़की होगी, यहाँ से y आ गया तो यहाँ पर x तो है ही, यहाँ क्या होगा, तो एक ही तो जाएगा। समझ गया। क्लियर है। और यहाँ क्या होता है, युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। परेशान ना होइए अगर समझ में नहीं आया होगा, एक बार आप लोग, मैं थोड़ा ये घर के लिए भी दूंगा क्योंकि हाई स्कूल में एक बार पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, एक बार जाना ट्राई करना, समझ में नहीं आएगा तो मैं बिल्कुल सारा बता दूं। और तीसरा था स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो इसमें क्या है, जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण होता है तो स्वतंत्र रूप से पृथक होकर किसी भी लक्षण के साथ संयोग नहीं बनाते, बल्कि एक चीज आप देखे थे वहां पर, वो संतानीय पीढ़ी में सेल्फिंग वाली प्रोसेस होती है, अरे स्वाप संकरण वाली प्रोसेस होती है। संतानीय पीढ़ी का मतलब जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर एफ में बना, तो अब यही तो यहाँ अरे सेल्फिंग यार का समझते हो, संकरण वाली प्रक्रिया होती थी। तो यहाँ युग्मकों का पहले पृथक्करण होता था, एक ऐसा डब्बा बनता था। नहीं समझे? तो देखो रुको, तो ये चीज ऐसे समझ लो इसको, ये संतानीय पीढ़ी में मेंडल की नियम, इसको जो समझाया जाता है द्विसंकर क्रॉस के द्वारा समझाया जाता है। क्लियर है? द्विसंकर क्रॉस के द्वारा समझाया जाता है। जैसे यार काफी लंबा हो जाएगा। अच्छा चलो आज के लिए इतना रखें। एक काम करो, पहले आप लोग जाओ क्योंकि हाई स्कूल में पढ़े हो, अब मैं टास्क दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन कितना फॉलो करता है ना, क्योंकि तुम लोग तो